हेलो एवरीवन। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि चियाओ जिन ऑफिस जा रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। उसका हस्बैंड, जिसका नाम शाओ तिंग है, वो अपनी ही बचपन की स्वीट हार्ट को एक नेकलेस गिफ्ट कर रहा था। वैसे तो वो काफ़ी कुछ बर्दाश्त करती रहती थी, लेकिन इस नेकलेस से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। ये उसकी मम्मी का नेकलेस था जो कि एक ऑक्शन पर था और वो लेना चाहती थी। उसने अपने हस्बैंड को भी बताया था, लेकिन उसका हस्बैंड शाओ तिंग वो नेकलेस खरीद तो चुका था क्योंकि वो काफ़ी रिच था, लेकिन उसे देने की बजाय वो अपनी बचपन की स्वीट हार्ट शुआंग को वो नेकलेस दे रहा था इस खुशी में, क्योंकि वो पायलट बन चुकी थी। चियाओ जिन ने अब तक बहुत कुछ देखा था और वो बर्दाश्त भी करती रही थी, लेकिन अब की बार उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। उसका मन करता है कि शुआंग के गले से वो नेकलेस छीन ले, क्योंकि वो उसकी मम्मी की निशानी था और वो कुछ ऐसा ही करती है। इस बात पर शुआंग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है और बोलती है कि तुम्हें एक नेकलेस ही चाहिए, तो इस तरह से मुझे नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है, तुम ये ले लो, बेशक ले लो। और इस बात पर शाओ तिंग को काफ़ी गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वाइफ कुछ ओवर ही रिएक्ट कर रही है। वो चियाओ जिन को डांटता भी है और कहता है कि तुम्हें बिहेव करना चाहिए, लेकिन चियाओ जिन यहाँ पर शुआंग को कहती है कि तुम हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक थर्ड व्हील बन रही हो। और फिर उसके बाद वो शाओ तिंग से कहने लगती है कि कल मैं अपने पेरेंट्स की एशेज लेने के लिए जा रही हूँ अब्रॉड में। उनकी डेथ हो गई थी और अब उनकी अस्थियां आ रही हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और वो तुरंत ही यस कर देता है। अब नेक्स्ट डे चियाओ जिन खड़ी वेट कर रही थी कि आएगा शाओ तिंग और उसका साथ देगा इस गम के मौका पर, लेकिन वो उसे कॉल करती है तो पता चलता है कि शुआंग की मॉम का पैर मुड़ गया है और वो उनको लेकर हॉस्पिटल चला गया है। ये सुनकर उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। और फिर इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि चियाओ जिन कोई मामूली पर्सन नहीं और ना ही उसके पेरेंट्स थे। उसके पेरेंट्स आर्मी में थे और इस टाइम पर वो जब मार्टार्ड हुए हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा शानो शौकत से दफनाया जाएगा। उसके डैड के एक फ्रेंड ऑफिसर आते हैं जो कि उसको उसके माँ बाप की अस्थियां देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर कभी भी तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। यहाँ पर देखकर पता चलता है कि उसके मॉम डैड के पास बहुत ऑनर था और इसी वजह से उसे भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। चियाओ जिन भी नेशनल फोर्सेज एकेडमी से थी और वो वहाँ की बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन फिर उसने किसी रीजन की वजह से इस सब पर गिव अप कर दिया था। अंकल उसे कहने लगते हैं कि अगर आज भी तुम वापस आना चाहो तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अब सैड सी चियाओ जिन जैसे ही घर में वापस लौटती है तो आगे उसकी सास और उसकी ननद बैठी हुई थी और ये दोनों बहुत ही मीन थी। वो जैसे ही उसे वहां पर एशेज लाते हुए देखते हैं तो एक बवाल ही मचा देते हैं और कहते हैं कि घर में लाना अनलकी है, प्लीज इनको लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन ये सुनते ही चियाओ जिन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वो कहती है कि मेरे मॉम डैड कैसे अनलकी हो सकते हैं, ये घर मेरा भी तो है। वो सोचती है कि शाओ तिंग मेरी साइड लेगा, लेकिन शाओ तिंग वो उसे बहुत रिस्पेक्ट से कहने लगता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अपनी मम्मी की ही साइड लेनी पड़ेगी। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो ओल्ड हैं और इस टाइम पर पेशेंट भी हैं। अगर वो ऐसा कह ही रही हैं तो प्लीज तुम ये अस्थियां घर में ना ले आओ, कहीं बाहर से इनको ठिकाने लगा दो। यहाँ पर वो सोचने लगती है बेचारी कि हमारे 3 साल हो गए शादी को और यही दिन देखना रह गया था। आखिर ये घर मेरा भी तो है, मैंने भी इतनी मेहनत से बनाया है जैसे तुमने किया है। वो शाओ तिंग को कहती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत इज्जत दी है, तुम्हारी मम्मी को इस शहर के बेस्ट आई सर्जन के पास लेकर जाती रही हूँ, उनके ऑपरेशन की उनकी खिदमत की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई और आज तुम मेरे पेरेंट्स के साथ ये कर रहे हो। पर शाओ तिंग बहुत ही कमीना इंसान था, उसके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। चियाओ जिन को पुराना टाइम याद आने लगता है जब वो स्पेशल फोर्सेज में थी, तो उसके बाद उसने इस सब पर गिव अप का फैसला किया था। अपनी 4 की फैमिली में वो सिर्फ एक ही बची थी और उसके बाद ये सब कुछ छोड़कर उसने शाओ तिंग से शादी कर ली थी, लेकिन उस शादी का ये अंजाम निकला था। शाओ तिंग के पास पहले कुछ भी नहीं था। चियाओ जिन ने अपनी मेहनत से उसके साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था और दिन रात इकट्ठे उन लोगों ने काम किया और उस बिजनेस को इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आज गू शाओ तिंग बहुत रिच हो चुका है। अब वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप उन अस्थियों को घर से लेकर चली जाती है। अब वो जाकर एक सेफ पॉइंट पर उन अस्थियों को रख देती है कि बाद में इनको दफना दिया जाएगा। यहाँ पर वो अपने मॉम डैड से वादा भी करती है कि मैं एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करूँगी। और हमें ये भी पता चलता है कि उसके मॉम डैड तो मार्टायर हो गए, लेकिन उसका एक ब्रदर भी है जो कि अभी तक मिसिंग है। वो यही विश कर रही होती कि काश वो जिंदा हो और मुझसे मिले। अब जब वो वहाँ से बाहर आ रही होती है तो यहीं पर ही हमारे ड्रामे के मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है बाइजू। बाइजू इस शहर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बाई फैमिली के बिजनेस का हायर भी है। यहाँ पर वो किसी का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया हुआ था और उसके बारे में चियाओ जिन ने बहुत सुना था और आज अपनी आंखों से उसका प्रोटोकॉल देख भी रही थी। वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है।
अब ये सारा कुछ अकेले ही निपटा कर जब वो घर पहुंचती है तो आगे शाओटिंग उसका वेट कर रहा था। अब उसे लगता है कि उसने कुछ गलती कर दी थी, तो वो आता है और आगे आकर उसे सॉरी करने लगता है कि मेरी मॉम बीमार है, बूढ़ी भी है, मैं उनको हर्ट नहीं कर सकता था। साथ ही साथ उसे हक करके कहता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें कंपनसेट करूंगा। लेकिन इस बात पर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। चियाओ चिन उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, कंपनसेशन? इसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, इसकी कंपनसेशन यही है कि हम डिवोर्स करते हैं। शाओटिंग कहने लगता है, इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? लेकिन वो बोलती है कि इतनी छोटी बात भी नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझसे डिवोर्स लेने के बाद तुम शुआंग से शादी भी कर सकते हो। वो कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बचपन की फ्रेंड है, दैट्स ऑल। वेल, यहाँ से हमें इतना कंफर्म जरूर हो जाता है कि शाओटिंग उसे डिवोर्स नहीं करना चाहता था, लेकिन चियाओ चिन ने फैसला कर लिया था कि इस जैसे इंसान के साथ वो अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो उसे कह देती है कि तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो, और इतने में उसे शुआंग की कॉल आती है जो उसे किसी जगह पर मिलने के लिए बुला रही थी, और वो फौरन ही वहाँ से निकल जाता है। ये कहता हुआ जाता है कि तुम शांत हो जाओ, घर पर बैठकर सोचो, हम फिर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उसने क्या बात करनी थी, उससे पहले ही उसकी मम्मी उससे बात कर लेती हैं। चियाओ चिन से कहती है कि 100 मिलियन ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। वो कहती है कि इसके बदले तो मैं उसे जरूर ही छोड़ दूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं डिवोर्स का फैसला कर ही चुकी हूँ। इनफैक्ट उसके रियल में तो एलिमनी में 500 मिलियन बनते थे, लेकिन इस टाइम पर उसने सिर्फ और सिर्फ उसे जान छुड़ानी थी, बाकी प्रॉपर्टी को फिर डिस्कस कर सकती है। इसीलिए वो तुरंत ही डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। मम्मी तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो एक पायलट को अपनी बहू बनाएंगी। और फिर इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि चियाओ चिन की एक फ्रेंड उसके पास मिलने के लिए आती है, और उसका नाम येन था। येन की अपनी इस टाइम पर एक कंपनी थी, और ये कंपनी शाओटिंग की कंपनी को कम्पीट करने वाली है। वो उसे अपनी कंपनी में एक ऑफर भेजती है, और इस ऑफर को चियाओ चिन ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपनी पर्सनल बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी शाओटिंग को निकालने का फैसला कर लिया था। लेकिन इसी रेस्टोरेंट में उसे कुछ जानी पहचानी आवाजें आने लगती हैं, और पता चलता है कि शाओटिंग और शुआंग वो भी यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स तो बस यही कहे जा रहे थे कि तुम लोग एक हेवन मेड कपल लगते हो, और चियाओ चिन तो कहीं से भी शाओटिंग के काबिल लगती ही नहीं है। वो सारे ये भूल जाते थे कि चियाओ चिन ने उस मुश्किल समय पर शाओटिंग का साथ दिया था जब वो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब की बार चियाओ चिन से बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों इन दोनों की शादी क्यों नहीं करा देते, क्योंकि मैं तो वैसे भी रास्ते से हट चुकी हूँ। और फिर वो शाओटिंग को भी खरी खरी सुनाती है कि मैंने कोई तुमसे बैग नहीं किया था, बल्कि तुमने ही नील डाउन होकर मुझे प्रपोज किया था, और आज मैं तुम्हारे रास्ते से हटती हूँ। तुम दोनों वाकई एक मैचिंग कपल हो, तुम चीटर और वो एक मिस्ट्रेस। और बस इस बात पर उन फ्रेंड्स को तो गुस्सा ही आ जाता है। वो कहने लगते हैं कि एक्चुअली चियाओ चिन वो शुआंग से बहुत ज्यादा जेलस है, क्योंकि शुआंग एक नामी ग्रामी पायलट है, और इसके पास क्या है, एक फेक यूनिवर्सिटी की डिग्री। लेकिन उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, इसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया हुआ है। इस बात पर वो बहुत हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। शुआंग भी हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, क्यों ना आज सारा कुछ क्लियर ही कर दे। उसी टाइम पर उसने देखा था कि वहाँ पर एक प्रोफेसर भी आई हुई थी जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की ही थी। शुआंग उसे जानती थी, उसके पास जाती है, पहले तो उससे हेलो हाय करती है और उसके बाद पूछती है कि शायद आपकी एक पुरानी स्टूडेंट यहाँ पर है। शुआंग को तो लगा था कि जैसे वो चियाओ चिन के झूठ का भांडा फोड़ने वाली है, लेकिन वो प्रोफेसर जैसे ही चियाओ चिन को देखती है तो उसे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि हाँ, ये मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसने सारा कुछ गिव अप कर दिया, स्पेशल फोर्सेस छोड़ दी। ये वहाँ की टॉप साइंस स्टूडेंट भी थी, फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ ये साइंस में भी सबसे टॉप पर थी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि चियाओ चिन ने एरोनॉटिक्स में भी वहाँ से डिग्री ली हुई है। उसकी इतनी सारी क्वालिटीज सुनकर वो सारे लोग हैरान रह जाते हैं, और शाओटिंग को भी अपनी वाइफ की हिडन क्वालिटीज आज ही पता चली थी। वेल, इतने में वो प्रोफेसर तो साइड पर चली जाती है, लेकिन वो सारे लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। इतने में उस रेस्टोरेंट में कोई गन लेकर आ जाता है, और पहले तो वो हवा में फायरिंग करता है। यहाँ पर शाओटिंग बहुत डर जाता है, लेकिन इस डर में उसने शुआंग को अपने साथ छुपा लिया था उसे डिफेंड करने के लिए, जबकि चियाओ चिन वो सामने ही नीचे गिरी पड़ी थी। इस पॉइंट पर चियाओ चिन को बहुत अफसोस होता है। उसे आज क्लियर हो गया था कि मुश्किल के टाइम पर शाओटिन की प्रेफरेंस। और फिर हमें पता चलता है कि उस प्रोफेसर को मिलने के लिए वहाँ पर भाई जी आया हुआ था, और वो भाई जी का ही एक दुश्मन था जो उसे खत्म करने के लिए गन लेकर वहाँ पहुँचा हुआ होता है। पर भाई जी तो एक माफिया गैंगस्टर था, उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो गन देखकर डरता नहीं है, बल्कि बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि चलाओ गोली, मेरे सीने पे चलाना सीधी। और उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर वो शख्स जो बिल्कुल एक अनाड़ी था, उसके तो हाथ ही कांपने लगते हैं, और वो जाकर उसके हाथ से सीधा गन छीन लेता है और उसे बताता है कि किस तरह से गोली चलाई जाती है। इस टाइम पर जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, यही ठीक तरीका होता है गन पकड़ने का। लेकिन उसी टाइम पर भाई जी के पीछे कोई आ जाता है
जो उस पर गन तान लेता है और उसे रोकता है। कहता है कि गन नीचे गिरा दो, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड थी। चाओ चिन का ये अंदाज बाईजी को बहुत पसंद आता है। पहली दफा था कि कोई उससे डरा नहीं था, बल्कि उसने उस पर ही गन तान ली थी। वो मुड़कर बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहादुरी ने काफी इम्प्रेस किया। और यही थी इन दोनों की पहली मुलाकात, जो कि बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी, बल्कि वो दोनों ही एक दूसरे पर पिस्टल ताने खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर बाईजी ने नोटिस कर लिया था कि कोई पिस्टल नहीं बल्कि एक लाइटर है, जिससे वो उसे डराने की कोशिश कर रही है। और इस बात पर उसे सारी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। वो हंसता हुआ वहां से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि मैं वैसे भी इसे खत्म नहीं करने वाला था। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर शाओ तिंग और चियाओ चिन की आपस में काफी लड़ाई होती है। चियाओ चिन उससे कहती है कि आज मुझे तुम्हारी प्रेफरेंसेस पता चल चुकी हैं। तुम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसे सारी जिंदगी के लिए प्रोटेक्ट करो। वैसे भी मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। अब ये सारा कुछ बहुत ही जल्द सेटल हो जाएगा। लेकिन शाओ तिंग कहता है कि मैंने अभी तक उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए और हम अभी तक हस्बैंड वाइफ ही हैं। मैं तुम्हें कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की अस्थियां लेने तुम्हारे साथ नहीं गया था, लेकिन अब जब उन्हें दफनाया जा रहा है तो उस फ्यूनरल पर मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा और उनसे जाकर माफी भी मांगूंगा। वो वाकई एक अपॉलॉजी तो डिजर्व करता ही था। तो चियाओ चिन कहती है कि ठीक है, तुम्हें वहां जाने के लिए मैं इजाजत देती हूँ, एक चांस और दे रही हूँ। लेकिन ये चांस सिर्फ वहां आने तक है, उसके पेरेंट्स से माफी मांगने तक, वरना डिवोर्स तो उनकी करा कर ही रहेगी। अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस में जाती है और यहाँ पर उसने ये ऑफिस छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसने येन की कंपनी में मूव होने के लिए यस कर दिया था। बहुत सारे लोग थे जो बहुत सैड हो जाते हैं और उन्होंने बहुत सारा अच्छा समय चियाओ चिन के साथ गुजारा था। वो कहते हैं कि आपके जाने के बाद ये प्रोजेक्ट कौन संभालेगा। वो बोलती है कि जिसको भी मेरा हस्बैंड हेड बनाएगा वो संभाल ही लेगा। और उसके बाद जाकर वो अपना रेजिग्नेशन शाओ तिंग को दे देती है। शाओ तिंग भी बहुत नखरे में था। उसे लगता था कि ये कंपनी उसने अपने बल पर खड़ी की है और इस टाइम पर जो भी पोजीशन पर चियाओ चिन थी वो कोई भी ले सकता है। वो अपनी सिस्टर जिया को कहता है कि मैनेजर की पोजीशन अब से तुम संभालोगी। वो कहती है ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। और फिर वहां से जाने से पहले चियाओ चिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स थी उन्हें जिया के हवाले कर देती है। और जिया बहुत नखरे से कहती है कि तुम तो ऐसे शो करती थी कि जैसे बहुत काम कराती हो, ये तो कोई काम भी नहीं है। यहाँ पर उन दोनों की किसी बात पर लड़ाई भी होती है और जिया उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करती है, लेकिन चियाओ चिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं शाओ तिंग की वजह से सारा कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब नहीं। मेरा उससे रिश्ता खत्म हो रहा है तो मेरा तुम लोगों से रिश्ता कब का खत्म हो चुका। अब ऑफिस के बाहर येन उसे लेने के लिए आई हुई थी, जो कि उसे बहुत ज्यादा चेरिश करती थी और उससे कहती थी कि मेरी कंपनी में तुम्हारा वेलकम है। लेकिन ऐसी रिस्पेक्ट दिन रात मेहनत करने के बाद भी शाओ तिंग की कंपनी में उसे बिल्कुल भी नहीं मिली थी। अब उसके बाद रात को जैसे ही वो घर लौटती है तो शाओ तिंग गुस्से से भरा हुआ बैठा था और कहता है कि कंपनी में जाने से पहले तुम क्या क्या बातें करके गई हो। ये कहा है कि हम दोनों डिवोर्स कर रहे हैं और वो भी शुआंग की वजह से। तुम उसकी रेपुटेशन क्यों खराब कर रही हो। वो एक पायलट है और एक बड़ी कंपनी में होने के लिए उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें उसका कोई ख्याल नहीं। और वो भी आगे से उसे लड़ने लगती है कि अगर तुम्हें उसका इतना ख्याल है तो उसे अपनी लाइफ में ले आओ ना, मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करके क्यों नहीं दे रहे। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जस्ट मेरी फ्रेंड है, दैट्स ऑल। और मैंने जो वाउज शादी के टाइम पर तुमसे ली थी वो मुझे आज भी याद है, मैं उन्हें सारी जिंदगी निभाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि इन खाली बातों से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारा रवैया शो करता है कि तुम्हारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की उस कंपनी को खड़ा करने में, लेकिन मुझे कोई वैल्यू भी नहीं मिलती। मैं भी एक अच्छी रेपुटेशन चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी कंपनी से रास्ते अलग कर लिए हैं। और उसके बाद ये कहती हुई वो चली जाती है कि मैं इस वीकेंड पर तुम्हारा वेट करूंगी। तुमने कहा था ना कि मेरे पेरेंट्स से आकर अपॉलॉजी करोगे, तो यही तुम्हारे पास लास्ट टाइम है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि चियाओ चिन जिस टाइम पर बैठी उसका वेट कर रही थी कि वो आएगा, तो उसकी सिर्फ एक कॉल आती है जिस पर वो कहता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से जाना होगा तो मैं नहीं आ सकता। और बस यही वो लास्ट चांस था जो चियाओ चिन उसे दे चुकी। और उसके बाद वो कॉल बंद करके कहती है कि रास्ते तो मैंने तुमसे अलग करने ही थे, लेकिन तुम मेरे पेरेंट्स से अपॉलॉजी भी अब नहीं कर सकोगे। और फिर इसी के साथ ही वो अपने और शाओ तिंग के रिश्ते की क्लोजिंग का फैसला करती है। अपने फोन से उसकी हर फोटो को डिलीट कर देती है और उसके बाद वेडिंग रिंग्स को देखने लगती है, जो कि बहुत चीप थी, उस टाइम पर खरीदी गई थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो इन्हें बहुत चेरिश करती थी, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर चियाओ चिन ने अपना 100% दिया था। लेकिन शाओ तिंग को इन चीजों की कोई भी वैल्यू नहीं थी। इतने में उसे अंकल की कॉल आती है और वो कहते हैं कि इस शहर के सबसे रिप्यूटेड ग्रेव यार्ड में मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के बरियल के लिए जगह बना ली है और तुम भी वहाँ पर पहुँच जाओ। और हमें पता चलता है किसी स्पेशल इवेंट पर बाई जी भी आया हुआ है और वो
भी किसी की ग्रेव पर आया हुआ था। कोई इम्पोर्टेंट पर्सन था जिसकी डेथ हुई थी और आज उसकी आखिरी रस्में भी यहाँ पर हो रही होती हैं। और इसी टाइम पर शुआंग और शाओ तिंग भी वहाँ पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि वो इस इम्पोर्टेंट इवेंट पर पहुंचकर बहुत सारे लोगों से अपने रिलेशंस बनाना चाहते थे। ये दिखाना चाहते थे कि उस अमीर आदमी के मरने का इनको भी बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन वहीं पर ही वो लोग जब देखते हैं कि चियाओ चिन भी अपने पेरेंट्स की अस्थियां लेकर आ रही हैं, तो वो हैरान ही रह जाते हैं। कहते हैं कि इस वीआईपी ग्रेवयार्ड में तुम्हारा क्या काम। और शुआंग तो उसे और भी नीचा दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं थे, तो इनकी अस्थियां यहाँ पर लाकर क्यों तमाशा कर रही हो, ये लोग तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। और बस इसी बात पर शाओ तिंग की और चियाओ चिन की आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। और उनकी आवाजें सुनते ही बाई जी भी वहां पहुंच जाता है। गुस्से से भरी हुई शुआंग उसकी मॉम डैड की एशेस गिराने ही वाली थी कि बाई जी आकर उनको संभाल लेता है। बाई जी पिछली दफा भी चियाओ चिन से काफी इम्प्रेस हुआ था और अब शुआंग और शाओ तिंग उसके सामने तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इससे अपने हालात खराब किए तो इस शहर में रहने की जगह नहीं मिलेगी। और फिर बाई जी के वहां आने की वजह से शुआंग और शाओ तिंग खामोश थे। वो चुपचाप उनके एशेस लेकर आगे बढ़ जाती है। और फिर यहाँ पर हर कोई विटनेस बन चुका था। जिस तरह से चियाओ चिन के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दी जा रही थी, वो मार्टर्स थे, इसीलिए उनको वीआईपी करार दिया हुआ था। ये देखकर तो शाओ तिंग और शुआंग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इतनी अटेंशन और इतनी रिस्पेक्ट पहले उन्होंने किसी को देते हुए देखा नहीं था। और वैसे भी चियाओ चिन को तो उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। वो ये सारा कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। और बस वो इतना घबरा गए थे कि तुरंत ही वहाँ से भागने की करते हैं। वो यहाँ पर किसी को अनहैप्पी नहीं करना चाहते थे। पहले भी उन्होंने तमाशा खड़ा किया था, तो अब भाग जाते हैं कि कोई हमें फिर से देख ना ले। लेकिन इस पॉइंट पर बाई जी आकर चियाओ चिन के साथ खड़ा होता है, उसकी सपोर्ट बनकर, और उसके पेरेंट्स को बहुत ऑनर भी देता है। उसे पता चलता है कि उसके डैड एक सोल्जर थे और उसकी मॉम वो भी आर्मी में एक डॉक्टर हुआ करती थी और उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। इस टाइम पर कुछ पुराने सोल्जर्स भी वहाँ पर आए हुए थे और ये वो ऑफिसर्स थे जिसकी उसकी मम्मी ने जान बचाई थी। उसकी मम्मी बहुत काइंड थी और उनकी आज तक बहुत रिस्पेक्ट है। वो सारे लोग उसकी मम्मी के ऑनर के तौर पर उसे कोई ना कोई गिफ्ट भी दे और फिर बहुत ऑनर के साथ उनको दफना दिया जाता है। यहाँ पर भाई जी भी बहुत काइंड पर्सन लग रहा था, जिसे इस चीज का अंदाजा था कि किसी को नीचा नहीं देखा जाता, और वो भी चियाओ चिन और उसके पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है। अब जब वो वहाँ से जा रही होती है तो भाई जी का ड्राइवर उसके पास आता है और कहता है कि बॉस आपको गाड़ी में बुला रहे हैं। वो बोलती है कि मैं टैक्सी ले लूंगी, लेकिन वो बार बार इसरार करते हैं तो उसे वहाँ पर बैठना ही पड़ता है। और यहीं पर ही बैठे हुए चूहों की तरह से दुबके हुए शुआंग और शाओ तिंग भी उसे बाई जी की गाड़ी में बैठते हुए देख लेते हैं। बाई जी के पास रोल्स रॉयस थी। वो लोग तो उसकी शान देख कर ही हैरान थे। बाई जी उसे गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद उसे एक रुमाल देता है और चाहता था कि शुआंग से लड़ाई के बीच उसे जो चोटें लगी हैं वो साफ कर ले, लेकिन उसका तो रुमाल भी इतना महंगा होने वाला था। वो कहती है कि इससे तो ये गंदा हो जाएगा। वो बोलता है कि फिर कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम हम मिले तो तुम मुझे वापस लौटा देना। इसी बहाने वो उससे एक और मुलाकात करना चाहता था और फिर उसके बाद वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करा देता है। जाते हुए बस खामोशी से उसे देख रहा था, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो चुका था कि भाई जी को किसी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है और वो कोई और नहीं बल्कि यही गर्ल है। अब एक दिन चियाओ चिन को कॉल आती है अपनी मम्मी की तरफ से और अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ से भी, जैसे यही कह रही थी कि हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, मम्मी की अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही, तुम किस डॉक्टर को दिखाती थी और इतनी आसानी से कैसे दिखा लेती थी, आज भी आ जाओ। लेकिन वो उनका नंबर ही ब्लॉक कर देती है और कहती है कि मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं। और बस उसके बाद शाओ तिंग भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो लोग काफी हाथ पैर मारते हैं, पर उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। अब शाओ तिंग उसे कॉल करता है और कहता है कि एक दफा हॉस्पिटल तो आओ, और वो भी वहाँ पर पहुंच जाती है। सिर्फ और सिर्फ शाओ तिंग के कहने पर। वो उसे दिखाना चाहती थी कि ये सारा कुछ कितना डिफिकल्ट है जिसे तुम फ्री में समझ लिया करते थे। वो वहाँ पर आकर उनको बताती है कि ये आर्मी से रिटायर्ड सर्जन है और इस देश के टॉप सर्जन है और उनकी अपॉइंटमेंट महीनों पहले लेनी पड़ती है, लेकिन मेरी मॉम के लिंक्स की वजह से मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल जाया करती थी, क्योंकि ये उसकी मम्मी के कोलीग थे और उसकी मम्मी के सीनियर भी, और उनके मार्टायर होने की वजह से वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे और इसीलिए उसे जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाया करती थी। लेकिन उसकी इस बातों पर मम्मी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो उससे लड़ाई करने लगती हैं और इतने में शोर शराबे की आवाज़ सुनकर वो डॉक्टर खुद भी बाहर आ जाता है। उसका नाम सर्जन फैंग था और उसे देखते ही मम्मी कहने लगती है कि मेरी बहू ये तो बहुत नालायक होती जा रही है। आपको याद है ना, मेरे साथ आपकी तरफ आया करती थी, अब इससे हम रिश्ता तोड़ रहे हैं और मेरी एक पायलट बहू है, अब वो मेरे साथ आया करेगी। ये सुनते ही डॉक्टर फैंग को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं इसका मतलब है चियाओ चिन से आप लोगों का अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तो दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी अपॉइंटमेंट मिलनी नामुमकिन है। अब ये सुनते ही मम्मी की तो शक्ल देखने वाली थी।
और उसके बाद डॉक्टर फैंग बहुत प्यार से चियाओ चिन को अपने साथ कमरे में लेकर चले जाते हैं। वो तीनों भी पीछे घुसना चाहते थे लेकिन उनके मुंह पर दरवाजा दे मारा गया था। अंदर जाकर अंकल फैंग उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम वाकई डिवोर्स कर रही हो? बहुत अच्छा फैसला है, ये फैमिली तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने इनकी इतनी सेवा की, अपनी इस सास के आगे पीछे घूमती थी, उनकी इतनी केयर करती थी और जिसका ये सिला दे रहे हैं तुम्हें। बेटा, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं हो उस रिश्ते को खत्म कर ही देना बेहतर होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे चियाओ चिन नई कंपनी में अपनी फर्स्ट डे एंट्री करती है। यहाँ पर सारे लोग उसे बहुत ज्यादा वार्म वेलकम करते हैं और यहीं पर ही खड़े हुए उसे जिया की कॉल आती है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक रिपोर्ट भेज रही हूँ, इसे एनालिसिस करके मुझे वापस सेंड करो। लेकिन वो भी उसे साफ साफ कह देती है कि मेरी जूती भी नहीं सेंड करेगी, जो काम करना है अब तुम खुद ही करोगी। जबकि उधर शाओ तिंग को भी अपनी बहन की वैल्यू का अंदाजा हो जाता है। पहले ही दिन उसने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया था और बहुत से प्रोजेक्ट्स उसको समझ भी नहीं आ रहे थे। वो उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ऑफिस में आती थी, तुम करती क्या थी? क्या तुम इतना सब संभाल सकती जो इतने सालों से चियाओ चिन संभाल रही थी? एक तरफ तो उसकी सिस्टर ने उसे परेशान किया हुआ था और दूसरी तरफ मम्मी उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे डॉक्टर फैंग की अपॉइंटमेंट दिलाओ। वो कहता है मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन वो डॉक्टर फैंग आपको चेक नहीं करना चाहते, आप किसी और आई सर्जन को दिखा लें। लेकिन मम्मी की भी जिद बन चुकी थी चियाओ चिन की वजह से। वो कहती है कि मैं चेकअप कराऊंगी तो उसी डॉक्टर को। अब उसे दोनों तरफ से रगड़ा लग रहा था और उस बेचारे को तो दिन में तारे नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब सिर्फ इतना ही काफी नहीं था कि उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि हमारे इन्वेस्टर ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दिया है और इस वक्त कंपनी में कैश फ्लो का भी इशू चल रहा है। उनके पास इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल सकते हैं। वो बोलता है कि इन्वेस्टमेंट की डील तो उनसे पक्की हो चुकी थी, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि वो डील जुबानी थी और ये वर्बल एग्रीमेंट उन्होंने चियाओ चिन के साथ किया था। वो कहते हैं कि अब वो यहाँ पर नहीं है, तो अगर वो हेड नहीं है तो हम इस कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे। अब जब वो चली गई थी तो शायद शाओ तिंग को उसकी वैल्यू का अंदाजा हो जाए कि उसने कितना कुछ संभाला हुआ था। और बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनके जाने के बाद ही अंदाजा होता है कि उनकी क्या वैल्यू थी। तो अब शाओ तिंग उसे वापस कॉल करके बुलाता है और कहता है कि कंपनी में कुछ इश्यूज हैं जो कि जाने से पहले तुम्हें हैंडल कर लेने चाहिए थे। अब वो यहाँ पर आती है, एक्चुअली तो उनकी मिजरेबल हालत ही देखने के लिए आई थी। वो उसे कहता है कि तुमने जिया को सही से ट्रेन क्यों नहीं किया? तो वो भी साफ साफ कह देती है कि कुछ सीखने के काबिल है क्या? रोजाना ऑफिस आती थी तो फिर सीखती क्या थी? अब इसे मेरी हेल्प की जरूरत है। तुम लोग तो कह रहे थे कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अब यहाँ पर जिया तो उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है। जब उसे सही से आर्ग्यूमेंट्स देने नहीं आ रहे थे तो वो ये कहने लगती है कि उस इन्वेस्टर से लगता है कि इसने अपने रिलेशंस बनाए हुए थे, इसीलिए जैसे ही वो जा रही है तो वो हमारी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे। अब वो उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रही थी। इसी टाइम पर चियाओ चिन कहती है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन ये नहीं। और शाओ तिंग भी जिया को खामोश कराता है और कहता है इस तरह की बिलो द बेल्ट बातें करने से तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर इतने में उसे शुआंग की कॉल आ जाती है जो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पॉरिज बना रही थी और मेरा हाथ जल गया है, मैं अब हॉस्पिटल में हूँ। और ये सुनते ही वो भागता हुआ हॉस्पिटल चला जाता है। अब हॉस्पिटल में वो शुआंग के साथ बैठा हुआ था लेकिन परेशान दिख रहा था। वो शुआंग को कहता है कि आजकल कैश फ्लो की कमी है, मेरी कंपनी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स की तलाश में हूँ। तो शुआंग उसे कहती है कि पता है एक एयर शो होने वाला है और वहाँ पर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। वहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिनसे तुम मिलकर अपने लिंक्स बढ़ा सकते हो, कोई ना कोई जरूर तुम्हें इन्वेस्टमेंट देगा। वो सोचने लगता है कि वाओ ये कितनी कैपेबल है, मुझे उस एयर शो में लेकर जा रही है, ये बिजनेस में भी मेरी बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी एयर शो में उसकी एक्स वाइफ भी पहुंची हुई है। यहाँ पर वो येन के साथ गई हुई थी और बाई जी भी वहाँ पर आया हुआ होता है। वो जैसे ही उसे देखता है तो काफी खुश हो जाता है और फिर उससे कहता है कि मैं ज्यादा एरोस्पेस के बारे में जानता नहीं हूँ, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? और वो उसे ब्रीफ करने लगती है। ये उसकी फील्ड थी जिसमें उसे बहुत इंटरेस्ट था। वो उसे बहुत सारी चीजें विजिट कराती है और उनकी डिटेल्स बताती है। शायद इनकी टेक्निकल डिटेल्स बाई जी को कुछ समझ तो ना आ रही हो, लेकिन फिर भी उसे चियाओ चिन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं किस तरह से 2 घंटे गुजर जाते हैं और उन दोनों को अंदाजा भी नहीं होता। इतने में बाई जी का असिस्टेंट आता है और कहता है इस एयर शो का ऑर्गेनाइजर आपका वेट कर रहा है, काइंडली अब तो आप आ जाएं, बहुत घंटे गुजर गए। और फिर उसके बाद वो चियाओ चिन से एक्सक्यूज करता हुआ वहां से चला जाता है। और चियाओ चिन को भी लगता है कि जैसे यही वो पर्सन है जिसके साथ 2 घंटे गुजरने का पता नहीं चला, शायद पूरी जिंदगी गुजारने का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसे भी स्टार्ट से ही भाई जी काफी अच्छा लगा था।
लेकिन इतने में वहाँ पर शाओटिंग और उसका फ्रेंड भी पहुंच जाते हैं, जो कि उसे देखते ही उसे बातें लगाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम शाओटिंग को मनाने के लिए पहुंची होगी ना, वरना तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर आने की। तुम्हें किसने यहाँ का इन्विटेशन कार्ड दे दिया? चोरी चोरी तो नहीं अंदर घुसी? वो लोग उसे बहुत बातें सुना रहे थे उसे नीचा दिखाने के लिए, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करती हुई वहाँ से चली जाती है। और इतने में उसकी फ्रेंड जियान वहाँ पर आती है और कहती है कि एक इशू हो गया है, इस एयर शो में एक पायलट मिसिंग है, तुम्हारे पास भी तो पायलट का लाइसेंस है, प्लीज तुम हमारी हेल्प कर दो। और ये सुनते ही सारे हैरान रह जाते हैं। वो जब स्पेशल फोर्सेस में थी तो उसने काफी सारी डिग्रीज ली थी, लेकिन उसकी इन क्वालिटीज का अंदाजा शाओटिंग को नहीं था। वो सोचने लगता है कि ये सारा कुछ वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक नाटक कर रही है, शुआंग के बराबर खुद को दिखाना चाहती है। वो जाते हुए उसे रोकता है और कहता है कि माना तुम शुआंग से जेलस हो, लेकिन इस हद तक तो ना जाओ ना, इतना बड़ा झूठ झूठ के पैर नहीं होते, तुम पकड़ी जाओगी। लेकिन वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद जियान उन लोगों को बताती है कि इसने ना सिर्फ एरोनॉटिक्स में डिग्री ली है, बल्कि ये एक क्वालिफाइड पायलट भी है, और जिस शुआंग को तुम इतना कुछ समझते थे ये उससे क्वालिफिकेशन में कई गुना आगे है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बहुत हम्बल है, इसने क्वालिटीज अपनी कभी शो ऑफ नहीं की, और तुम्हें हीरे की परख ही नहीं थी। और फिर उसके बाद उन लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता जब तक वो अपनी आंखों से उसे जहाज उड़ाते हुए नहीं देखते। अब ये देखते हैं उनको तो दिन में तारे ही नजर आ जाते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चियाओचिन इतनी कैपेबल होगी। और तो और जल्दी पर तेल छिड़कने का काम यन करती है, जो एंड टाइम पर शाओटिंग को कॉल करती है और कहती है कि अच्छे से आंखें खोल के फाड़ के देख लो, ये तुम्हारी एक्स वाइफ है जो कि ये प्लेन उड़ा रही है, और जो तुमने खो दिया अब ये तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि बाईजी उस मीटिंग को हेड कर रहा होता है। वो वहाँ का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और सबसे पावरफुल पर्सन था। यहाँ पर चियाओचिन की फील्ड के लोग उसे मिलते हैं तो उसे पता चलता है कि चियाओचिन कितनी कैपेबल है, तो उसे तो अपनी पसंद पर और भी गर्व होने लगता है। पहले उसे ये गर्ल इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि ये बहुत कैपेबल है, और अगर मेरा कोई बेस्ट मैच हो सकता है तो वो इसी तरह की। इतने में अपना काम खत्म करके जैसे ही चियाओचिन वहाँ पर आती है तो शुआंग भी पहुँच जाती है, और शुआंग उसे इस हालत में देखकर कहती है कि तुम क्या पायलट का फोटोशूट करा रही थी यहाँ पर। वो और जिया उसे बहुत नीचा दिखाते हैं, और फिर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वाकई एक पायलट की डिग्री रखती है तो वो तो हैरान ही रह जाते हैं। लेकिन फिर शुआंग उससे कहने लगती है कि छोटे मोटे लाइसेंस तो कोई भी ले सकता है, लेकिन मेरी तरह से इतनी रिप्यूटेड एयरलाइन में मैं पायलट हूँ, ये मेरी बराबरी कभी भी नहीं कर सकती। और साथ ही साथ अपनी कुछ स्किल्स भी बताने लगती है। लेकिन ये बात तो शाओटिंग और उसका फ्रेंड अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर चुके थे कि जो स्किल्स शुआंग अपनी बता रही है उससे भी कई गुना अच्छी स्किल्स यहाँ पर अब एयर शो में चियाओचिन ने परफॉर्म भी करके दिखाई हैं। वो शुआंग से कहते हैं कि बस एक दफा तुम खामोशी हो जाओ, अपनी इज्जत अपने हाथ में बेहतर रहेगी। इन सारे कामों में शाओटिंग इतना बिजी था उसे ये भी नहीं पता था कि आज चियाओचिन की बर्थडे है और उसकी बेस्टी को याद थी। यन उसे जाते जाते एक ब्रेसलेट का गिफ्ट देती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। वो उससे कहती है कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकूंगी, आई एम सॉरी, बट तुम्हें बर्थडे की विश जरूर देकर जा रही हूँ। वो कहती है डोंट वरी, तुम जाओ, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। लेकिन टैक्सी की उसे क्या जरूरत पड़नी थी। यहाँ पर एक रोल्स रॉयस की टैक्सी उसके लिए पहुंच जाती है जिसमें बाईजी बैठा हुआ था, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो पहले थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, लेकिन उसके बाद उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी कार बहुत लग्जरी थी और वो बहुत अमीर पर्सन था, लेकिन उसकी सोच उसके एम्पायर से भी बड़ी थी। उसने कभी भी किसी को नीचा नहीं देखा था। यहाँ पर एक दफा घड़ी को झटका लगता है और चियाओचिन आकर लैंडिंग करती है सीधी बाईजी की गोद में। वो इस पॉइंट पर काफी एम्बैरस होती है क्योंकि अभी तक उसकी डिवोर्स तो फाइनल हुई नहीं थी, और इसी बात की वजह से बाईजी भी उसे अपने दिल का हाल अभी नहीं बता सकता था। वो भी इंतजार कर रहा था कि कब तक इसकी डिवोर्स बिल्कुल फाइनल हो जाएगी और ये एक सिंगल हो जाएगी लीगली भी। यहाँ पर वो उसे एक एंटीक बुक दिखाता है और उसे कहता है कि क्या तुम ये मेरे लिए रीड कर सकती हो। उसने देखा था कि वहाँ पर एक ऑक्शन भी था और उस बुक में चियाओचिन काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही थी। इस बुक की कीमत बहुत ज्यादा थी, 10 मिलियन $, और ऑफ कोर्स चियाओचिन तो ये अफोर्ड कर नहीं सकती थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट देकर भाईजी ने ये खरीद ली थी। वो उसे इस बुक के बारे में बताने लगती है। भाईजी उससे कहने लगता है कि तुम बहुत कैपेबल हो और मैंने सुना है कि आज तुम्हारी बर्थडे भी है, तो क्यों ना हम दोनों इकट्ठे डिनर भी कर लें। वो उसे ना तो करती है, लेकिन फिर भी उसे अपने साथ डिनर करने ले जाता है। कहता है कि तुमने अकेले भी करना है तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही कर लो, वैसे भी मैंने सुना है कि तुम पोटेंशियली सिंगल ही हो। अब वो जिस रेस्टोरेंट में जाती है तो यहाँ पर रेस्ट रूम के बाहर वो किसी को बातें करते हुए सुन लेती है, और वो लोग इशारों इशारों में बात कर रहे थे, लेकिन उनके क्या सिग्नल्स थे उनके थ्रू चियाओचिन को ये अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त इस रेस्टोरेंट में एक बॉम्ब है। वो तुरंत ही जाकर रिसेप्शन पर बताती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, लोगों को इवैक्यूएट करो, और उनको वहां से इवैक्यूएट कराने के बाद वो जाकर देखती है बाईजी को। तो इस टाइम पर वो किसी से फाइट करने के बाद खुद को तो डिफेंड कर चुका था, लेकिन उसकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, वो जख्मी हो चुका था। एक्चुअली ये उसी के ही दुश्मन
दुश्मन थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने वहां पर बॉम्ब भी इंस्टॉल कराया था और उसके साथ साथ भाई जी पर अटैक भी कर दिया था। जब चियाओ चिन उसे इस हालत में देखती है तो हैरान रह जाती है। वो उससे कहता है कि तुम थोड़ी सी लेट आई हो, मैंने अपना डिफेंस खुद ही कर लिया है। वो उसे वहां से लेकर जा रही होती है कि इतने में उनके टकराने से एक वास गिर जाती है और उसमें से एक बॉम्ब निकलता है। वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ क्योंकि मैं इसे डिफ्यूज करने लगी हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मेरी जान भी जा सकती है, तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। लेकिन वो वहाँ से जाने की बजाय बहुत कूल स्टाइल में अपना सिगरेट सुलगाता है और वहीं पर ही खड़ा रह जाता है। कहता है कि अगर तुम मरोगी तो फिर मैं भी साथ ही मरूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जैसे ही वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करती है और लास्ट सेकंड आता है, वहाँ पर बाई जी अपनी बॉडी से उसे कवर कर लेता है। वो उसे डिफेंड करना चाहता था, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये देख कर तो चियाओ चिन हैरान रह जाती है। ऐसे मुश्किल मोमेंट में अपने भी साथ छोड़ दिया करते थे। और वैसे भी शाओ तिंग तो थोड़ी सी मुसीबत देखता था तो उसे साइड पर धक्का दे दिया करता था। उसे उसमें और बाई जी में बहुत फर्क दिखाई दिया। उसने सोचा कि फर्स्ट पर्सन है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गया था। और फिर उसके बाद उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े खराब हो चुके हैं, मेरा घर यहाँ पर करीब ही है, तुम आओ और चेंज कर लो। अब वो अपना ड्रेस चेंज करके जैसे ही नीचे आती है तो देखती है कि वो अपने आप को पट्टी बांध रहा था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी ड्रेसिंग में हेल्प कर देती हूँ और उसके बाद उसे ड्रेसिंग करने लगती है। और फिर साथ ही उससे कहती है कि आपने मेरे लिए इतना महंगा ड्रेस मंगवाया है, मैं ये ज़रूर वापस कर दूंगी। लेकिन वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, वहाँ पर बॉम्ब डिफ्यूज़ किया, तो क्या इसके बदले मैं तुम्हें एक ड्रेस भी नहीं गिफ्ट में दे सकता? प्लीज़ ये रख लो। और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर आगे उसका ड्राइवर खड़ा हुआ था जो उसे कहता है कि बॉस ने कहा है कि आपको घर तक ड्रॉप कर दूं। वो बोलती है कि आप लोगों को मैं बॉदर नहीं करना चाहती, मैं टैक्सी ले लूंगी। लेकिन उसका असिस्टेंट भी बहुत चालाक था। वो कहने लगता है कि आप इसी को ही टैक्सी समझ लें। और वो तो बस हैरान ही रह जाती है। उसने सोचा नहीं था कि कभी इतनी महंगी टैक्सी में भी बैठेगी। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो असिस्टेंट उसे कुछ देता है और ये वही एंटीक बुक थी। वो बोलता है कि बॉस ने कहा है कि आपको दे दूं क्योंकि उन्हें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही इनकी समझ आती है, आपके लिए ये बहुत वैल्यूएबल होगी। लेकिन वो बोलती है कि मैं इतना महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है फिर मैं इसे फेंक देता हूँ, बॉस ने बोला था कि अगर आप ना लें तो इसे डस्टबिन में फेंक कर आऊं। अब ये सुनते ही चियाओ चिन तुरंत ही वो बुक एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर खड़े हुए जिया ने उसकी चोरी चोरी फोटोज बना ली थी। और उसके बाद वो शाओ तिंग को भी बुलाती है और मम्मी को भी बुलाती है, बहुत तमाशा खड़ा करती है और कहती है कि भाई ये की गाड़ी में आ रही थी और उसके असिस्टेंट ने इसे बहुत महंगा गिफ्ट भी दिया है। और वो बुक जैसे ही गिफ्ट के तौर पर शाओ तिंग देखता है तो हैरान ही रह जाता है। उसके औकात से तो ये बाहर की चीज थी, वो इस तरह के पैसे इन छोटी छोटी चीजों पर खर्च नहीं कर सकता था। वो बोलती है कि मेरा भाई जी से कोई गलत रिलेशन नहीं है, मैंने उसकी हेल्प की थी और उसके बदले उसने मुझे ये गिफ्ट में दे दी है। बाकी अगर आप लोगों को कंफर्म करना है तो मैं अभी भाई जी को कॉल कर देती हूँ और आप खुद ही उससे पूछ लें कि मेरा उससे क्या रिलेशन है। लेकिन ऐसा करने से तो शाओ तिंग उसे रोक लेता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि भाई जी को ऑफेंड करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसे किसी बात पर गुस्सा आ गया तो बस मेरी कंपनी की तो वो बैंड ही बजा कर रख देगा। अब इस एंटीक बुक में भाई जी ने अपना कार्ड भी रखा हुआ था और वो उसके थ्रू उसका नंबर देख लेती है और उसके बाद उसे मैसेज करके थैंक्स करती है। कहती है कि गिफ्ट बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए और जब मैं ये रीड कर लूंगी तो जरूर आपको वापस कर लूंगी क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीज मैं अपने पास नहीं रख सकती। उसने उसे मैसेज किया। भाई जी तो इसी बात पर बहुत खुश नजर आ रहा था। अब इसी तरह से थोड़े दिन बीत चुके थे। एक दिन येन चियाओ चिन को अपने साथ एक मीटिंग पर लेकर जाती है और कहती है कि हमें अपनी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है। और फिर जैसे ही वो सरप्राइज इन्वेस्टर से मिलती है तो पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि भाई जी ही है। भाई जी उनकी कंपनी में काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि कंपनी नहीं बल्कि चियाओ चिन में बहुत इंटरेस्टेड था तो ये भी गलत नहीं होगा। और उसके बाद तुरंत ही वो उनके साथ कोलैबोरेशन के एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। ये देखकर येन तो बहुत खुश हुई थी और साथ ही साथ यहाँ पर बाई जी ने चियाओ चिन की बहुत तारीफ भी की थी और कहा था कि मैं सारी जिंदगी इसका शुक्रगुजार रहूंगा क्योंकि ये मेरी लाइफ सेवर है। येन बाई जी के ये अंदाज को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और चियाओ चिन जिसकी पहले कोई कदर नहीं करता था अब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी थी। स्पेशली बाई जी, वो तो उसे बहुत रिस्पेक्ट देता था। जबकि उधर शाओ तिंग के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि चियाओ चिन की नई कंपनी ने बाई जी की कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। बाई जी उनका इन्वेस्टर बन चुका है। यही वो सारा कुछ था जो वो खुद के लिए अचीव करना चाहता था लेकिन उसे मिल नहीं सका था। शाओ तिंग भी बहुत चालाक था। उसने एक नेकलेस खरीदा था बहुत ही एक्सपेंसिव, जो वैसे तो उसने शुआंग को देना था लेकिन सोचने लगता है कि क्यों ना आज इसका यूज किया जाए। और उसके बाद वो चियाओ चिन को कॉल करता है, मिलने के लिए बुलाता है। वो आती है तो उसके सामने इतना नाइस बन रहा था, उससे बार बार अपोलोजाइज करता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे भूल गया और मैं तुम्हारे लिए कंपनसेशन के तौर पर ये एक्सपेंसिव सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। उसे वो नेकलेस भी दिखाता है।
वो भी बहुत अरसे से उसे जानती थी और उससे पूछने लगती है कि चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है, तुमने सिर्फ ये नेकलेस देने के लिए मुझे नहीं बुलाया। वो उससे कहता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट पर तुमने तो साइन किया लेकिन मैंने अभी नहीं किए, मैं अभी भी तुम्हें अपनी वाइफ ही मानता हूँ और मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कि तुम मेरी कंपनी में वापस आ जाओ। तुम्हारी फ्रेंड येन की कंपनी है वो, लेकिन एक फ्रेंड इतना अच्छा नहीं हो सकता जैसे एक हस्बैंड हो सकता है। तो वो भी आगे से उसे जवाब देती है कि तुम्हारे लिए भी तो शुआंग एक वाइफ से भी ज्यादा अच्छी है, इसलिए हमारा हिसाब बराबर होता है। मैं तुम्हारी कंपनी में कभी भी लौट के वापस नहीं आऊंगी। वो पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे धमकाने लगता है और कहता है कि शायद तुम भूल गई हो, तुमने मेरे साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है और मैं तुम्हें सू कर दूंगा और उसके बाद तुम इस इंडस्ट्री से ही बैन हो जाओगी। लेकिन इन बातों से चियाओ चिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसे कहती है कि अपना नेकलेस भी अपने पास रखो और जो बन पड़ता है वो कर लो। अब शाओ तिंग गुस्से से पागल होकर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरे पास वो एग्रीमेंट लेकर आओ जो कि नॉन कम्पीट का मेरे साथ चियाओ चिन ने साइन किया था। वो कहता है कि सर, मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो एग्रीमेंट काम नहीं करेगा, आप उसे सू नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसे अपना बिजनेस पार्टनर कभी बनाया ही नहीं था, इसलिए सिर्फ बिजनेस पार्टनर के साथ ही उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू हो सकती है, वो नल एंड वॉइड है। अब ये सुनते ही शाओ तिंग तो हैरान ही रह जाता है। उसने उसे ब्लैकमेल करने का फैसला किया था, वो भी नहीं कर पाएगा। जबकि उधर चियाओ चिन जब काम कर रही थी तो येन उसके पास आती है एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लेकर और उससे कहती है कि हम लोग इकट्ठे एक पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पर काफी सारे इन्वेस्टर्स होंगे, मैं तुम्हें फील्ड में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी, इसलिए इस पार्टी में तुम्हारा सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। वो उससे बोलती है कि मैं ऐसे इवेंट्स में पार्टीज में जाना पसंद नहीं करती, आई एम सॉरी, लेकिन येन की इतनी जिद थी कि वो उसे कहती है तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा और जरूर ही जाना हो। जबकि उधर शाओ तिंग के पास शुआंग आती है और उसे उसी पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर हम दोनों के जाने का अरेंजमेंट कर लिया है, वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और तुम्हें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर मिल जाएगी, आई एम 100% श्योर। और ये सुनते ही शाओ तिंग बहुत इंप्रेस हो जाता है। उसकी मम्मी, उसकी सिस्टर सारे यही कहते थे कि शुआंग बहुत इंप्रेसिव है और उसे भी यही लगने लगता है कि शुआंग वाकई इंप्रेसिव है। इस जगह का मुझे कार्ड ला कर देती है जहाँ का मैंने सोचा भी नहीं होता। जबकि चियाओ चिन वो तो बस लकी साबित हो गई है। उधर हमें दिखाते हैं कि जब चियाओ चिन रेडी होकर आती है तो वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी और उसकी फ्रेंड येन भी उसकी काफी तारीफ करती है। इतने में वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर शुआंग के साथ शाओ तिंग भी पहुंचा हुआ था। जैसे ही शाओ तिंग उसे देखता है तो कहता है कि तुमने इतना रिवीलिंग ड्रेस क्यों पहना हुआ है, आओ अभी मेरे साथ, मेरी गाड़ी में एक शर्ट पड़ी हुई है वो पहन लो, इस तरह का ड्रेस तुम नहीं पहन सकती। लेकिन वो उसे बोल देती है कि अब तुम्हें किसी चीज का कोई भी अधिकार नहीं, अगर तुमने अपना अधिकार चलाना है तो शुआंग पे क्यों नहीं चलाते, इसने भी तो रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ है। लेकिन यहाँ पर शाओ तिंग चियाओ चिन से लड़ाई करने ही वाला था कि बाई जी यहाँ पहुंच जाता है और आकर चियाओ चिन को प्रोटेक्ट करता है और उससे कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ पर चियाओ चिन से लड़ाई करने की कोशिश की तो मैं उसे पार्टी से बाहर निकाल दूंगा क्योंकि ये मेरी एक ऑनरेबल गेस्ट है। और साथ ही वो शुआंग को भी वार्निंग दे देता है कि अगर तुमने आइंदा इस लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उस जगह पर जाकर मारूंगा कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद वो उसे अपने साथ लेता हुआ पार्टी में चला जाता है। वो दोनों इकट्ठे काफी अच्छे लग रहे थे। उन्हें देख देख कर शुआंग बहुत जेलस हो रही थी और शाओ तिंग को भड़का रही थी कि मुझे नहीं लगता कि बिजनेस पार्टनर्स हैं, मुझे तो इनको देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक कपल हैं। और शाओ तिंग सोचने लगता है कि बाई जी इतना पावरफुल पर्सन, उसे चियाओ चिन से प्यार नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ये तो एक मामूली सी लड़की है। उसकी ब्रेन वॉशिंग सारे लोगों ने मिलकर ऐसे की हुई थी कि उसे चियाओ चिन की वैल्यू का अभी तक भी अंदाजा नहीं हुआ था। इतने में शाओ तिंग अंदर चला जाता है और शुआंग किसी बहाने से बाहर रुक जाती है। यहाँ पर उसने मम्मी को और जिया को भी बुलाया हुआ था। वो उनसे कहती है किसी होटल में मैंने एक रूम बुक कराया हुआ है, आप लोग ऊपर जाकर बैठ जाएं और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का टाइम हो चुका है। बस ये याद रखना कि आप लोगों ने चियाओ चिन की बहुत सारी फोटोज बनानी है उसे बदनाम करने के लिए। उधर पार्टी में जैसे ही चियाओ चिन एंट्री करती है बाई जी के साथ तो सारे लोग उन दोनों को इकट्ठे देखते ही रह जाते हैं। वो इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे और हर कोई आकर बाई जी से यही कहता है कि हमने पहली दफा आपके साथ किसी फीमेल को देखा है, आप उसे पार्टी में लेकर आए हैं, ये आपके लिए बहुत स्पेशल होगी। और बाई जी ऑफ कोर्स यस कर देता है, लेकिन यहीं पर ही चियाओ चिन शर्मा जाता। इतने में उसे एक कॉल आती है और वो बाहर जाकर सुनती है और मम्मी उसे कह रही थी कि मैं भी इसी होटल में हूँ जहाँ पर तुम इस टाइम पर आई हुई हो। रूम नंबर उसे बताती हैं और कहती हैं कि एक दफ़ा ऊपर आ जाओ, मैंने तुम्हारे साथ डिवोर्स को लेकर कुछ डिस्कस करना है। मेरा बेटा डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर रहा, मैं साइन दिलाऊंगी, मेरे साथ आकर कुछ एलिमनी को डिस्कस कर लो। और इसी बात पर वो उसे बहला कर अपने पास बुलाना चाहती थी, लेकिन चियाओ चिन भी बहुत चालाक हो चुकी। उसे पता चल जाता है कि यकीनन उसके लिए कोई ट्रैप बिछाया गया और वो भी बहुत डेंजरस किस्म का। मम्मी काफ़ी देर वेट करती रहती हैं और फिर उसके बाद चियाओ चिन वहाँ पर एंट्री करती है। वो दूर खड़ी होकर देख रही थी
वो उसी रूम में एंटर हो जाती है जहाँ पर मम्मी ने उसे कहा था, और वो कहने लगती हैं कि बस अब इसका काम तमाम। और फिर जाकर वो थोड़ी देर बाद उस कमरे में देखती हैं तो 2 मैन भी खड़े हुए थे जो कि उन्होंने खुद हायर किए थे, और उसके साथ साथ चियाओ चिन वो बेड पर बेहोश होकर लेटी हुई थी। उन्होंने वहाँ पर कुछ स्मोक छोड़ा हुआ था जिसके बाद उस पर असर होगा, वो हॉट भी हो जाएगी और साथ ही साथ वो बेहोश भी हो गई थी। यहाँ पर मम्मी उन बॉयज के साथ डिस्कस करने लगती हैं, कहती हैं कि तुम लोगों ने इसके साथ कुछ फोटोज बनवानी है जिसके बाद इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। शाओ तिंग तो क्या, बाई जी भी इसे नहीं बुलाएगा और इसे कहीं पर काम करने की जगह भी नहीं मिलेगी, हम इससे ऐसा बदला लेंगे। लेकिन इतने में चियाओ चिन की आंख खुल जाती है। वो उसे कहने लगती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतना गिर सकते हो। उसे भी पता था कि ये लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग करेंगे और मैंने किस तरह से ये सारा कुछ हैंडल करना है। वो तुरंत ही पहले शाओ तिंग को कॉल करती है, उसे एक लास्ट चांस दे रही थी, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाता क्योंकि शुआंग ने उसे उठाने ही नहीं दी थी। वो सोचती है कि मैंने इसे बार बार एक चांस दिया लेकिन ये डिजर्व भी नहीं करता था। और फिर इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली चियाओ चिन ने सारी प्लानिंग की हुई है। उसने अपने सामने जाते ही एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया था और इसकी सारी रिकॉर्डिंग नीचे पार्टी के इवेंट में चल रही होती है। ये लाइव कवरेज उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर वहां चलवा दी थी और सारे लोग उन लोगों का असल रूप भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये लोग चियाओ चिन को ट्रैप कर रहे हैं और किस तरह से उसकी सास और उसकी सिस्टर इन लॉ खड़े होकर उसे इतनी इतनी बातें लगा रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये सारा कुछ देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। भाई जी का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि सारा कुछ चल रहा है, क्यों ना हम मैम को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। लेकिन बाई जी कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि मेरी पसंद कोई कमजोर लड़की होगी? नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है, वो ये सारा कुछ देख लेना खुद ही हैंडल कर लेगी। तुम यहाँ पर आराम से खड़े रहो और इस मूवी को एंजॉय करो। भाई जी को पूरा भरोसा था कि चियाओ चिन खुद ही सारा कुछ बिल्कुल ठीक कर लेगी और कुछ ऐसा ही होता है। वो जानबूझकर उनसे कुछ ऐसी बातें पूछती है जिसके बाद मम्मी और सिस्टर इन लॉ का असल चेहरा सारी दुनिया के सामने आ जाता है कि किस तरह से वो इसे इतने साल अब्यूज भी करती रही हैं। अब उसकी रेपुटेशन को खाक में मिलाकर अपने बेटे की एक और जगह शादी कराना चाहती हैं। जैसे ही शाओ तिंग ये सारा कुछ देखता है तो जिया को कॉल मिलाता है, लेकिन वो सामने वीडियो में देख रहा था कि जिया ने उसकी कॉल काट दी है। आज उसके सामने लाइव चल रहा था जो उसकी माँ का और उसकी सिस्टर का असल चेहरा था। और इतने में वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया कि किस कमरे में सारा कुछ चल रहा है। और भागता हुआ शाओ तिंग और यन उसी कमरे की तरफ जाने लगते हैं। इतने में चियाओ चिन ने उन बॉयज को जख्मी भी कर दिया था जो उस पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। वो फिजिकली बहुत ज्यादा ट्रेन थी और उसने एक ही दाव में उनको पछाड़ कर रख दिया था और साथ ही साथ इससे पहले कि वो उस पर दोबारा हमला करते उन सबको डरा देती है ये कहकर कि इस रूम में कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ की लाइव फुटेज इस वक्त इवेंट में देखी जा चुकी है। अगर इसके बाद तुम लोग एक भी स्टेप आगे बढ़ाओगे तो उसके बाद तुम लोगों का क्या अंजाम होने वाला है ये अच्छे से जान लो। ये सुनते ही हर कोई डर जाता है। वो आदमी तो वहाँ से भागने की करते हैं जबकि मम्मी और जिया उनके भी हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनकी असलियत सारी दुनिया के सामने लाइव चल रही है ये सोचकर वो डरने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि इसने कैमरा कहाँ पर छुपाया होगा। और बस इतने में शाओ तिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यन भी। यन आकर पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक ठाक हो, लेकिन शाओ तिंग को तो जैसे उसकी परवाह ही नहीं थी। उसे अगर परवाह थी तो अपनी मम्मी और जिया की रेपुटेशन की। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर पुलिस भी बुला ली है इस केस में कि ये लोग मुझ पर हमला करने का अटेम्प्ट कर रहे थे और इसमें इन्हें काफी लंबे अरसे की जेल भी हो सकती है क्योंकि सबूत बहुत पक्का है, तो जिया घबराने लगती है और अपने भाई से कहती है कि मुझे किसी तरह से बचा लो। देखो मम्मी बूढ़ी हो रही है, ये कैसे जेल में जाएंगी। और शाओ तिंग जिसे उन्हें डांटना चाहिए था, उन्हें मारना चाहिए था, वो इस सब की बजाय चियाओ चिन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमारा 3 साल रिश्ता रहा है, प्लीज पुलिस के सामने सेटलमेंट करा लेना। मेरी मामा बहुत बूढ़ी हुई हैं और जिया की तो भी शादी भी नहीं हुई, इसके बाद कौन इनको मुंह लगाएगा। इस बात पर चियाओ चिन को बहुत गुस्सा आता है और जियान कहने लगती है कि जो कुछ ये तुम्हारी वाइफ के साथ कर रहे थे उसके बाद तुम्हारी वाइफ की क्या रेपुटेशन रह जाती, क्या तुमने इस बारे में सोचा है। लेकिन वो कहने लगते हैं कि देखो इसे कोई डैमेज तो हुआ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई है और ये एक फैमिली मैटर है, इसे हैंडल कर लेना चाहिए। चियाओ चिन उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली समझा, तुमने मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझा, तो मैं तुम्हारी इस बूढ़ी इस चालाक शातिर माँ का ख्याल रखूंगी, कभी भी नहीं। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करने को तैयार हूँ। वो बोलती है नील डाउन करो और खुद को 100 थप्पड़ भी लगाओ साथ में। वो ऐसा करने को तैयार हो भी गई थी, लेकिन इतने में वो शुआंग की तरफ देखती है और उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि भाभी मुझे बचा लो, मैंने सारा कुछ तुम्हारे कहने पर ही तो किया था। और बस शुआंग सोचने लगती है कि खुद तो डूबे ही हैं, मुझे भी साथ लेकर डुबो रहे हैं। वो तो अनजान बनने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जिया के मुंह से सारा सच निकल जाता है। अब शाओ तिंग हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि जिस शुआंग को वो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देता था वो इसके काबिल कभी थी ही नहीं। वो तो इस तरह की साजिशें रचने वाली इंसान थी
और बस इतने में यन कहती है कि मैं पुलिस को हैंडल करती हूँ, जबकि चियाओ चिन की यहाँ पर तबीयत खराब होने लग जाती है। वो कहती है कि मैं एक दफ़ा बाहर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। वो खुली फिजा में जाकर सांस लेती है, लेकिन उस स्मोक ने उस पर असर करना शुरू कर दिया था। ये स्मोक उसे हॉट करने के लिए था। उसने अपनी सांस रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल यूज़ किए थे। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो खुद को कैसे हैंडल करे कि इतने में बाई जी वहाँ पहुँच जाता है और उसके सामने अपना लव कन्फेस करता है। यहाँ पर वो दोनों एक दफ़ा किस भी करते हैं। बाई जी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज मुझे अलाउ तो करो। लेकिन वो उससे कहती है कि तुम मेरी किस तरह की हेल्प करना चाहते हो, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। वो उसे खुद से दूर करती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ इस हालत में, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। और उसके बाद उसे अपने शोल्डर पर बिठाता है और अपने साथ ले जाता है। और बस चियाओ चिन रोती ही रह जाती है, बहुत शोर मचाती है कि मुझे तुम्हारी इस तरह की कोई हेल्प नहीं चाहिए। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चियाओ चिन बेड पर लेटी हुई थी और वो एक हॉस्पिटल बेड था जहाँ पर वो उसे रेस्क्यू करने के लिए लेकर आया था और उसने हॉस्पिटल से उसको काम डाउन कराने के लिए एक ड्रिप लगवा ली थी। अब वो काफी शर्मिंदा होती है और उससे कहती है कि अच्छा तो तुम ये हेल्प का कह रहे थे। तो भाई जी उससे कहने लगता है तो और क्या, तुमने मुझे किस तरह का लड़का समझा हुआ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा ऑनर भी देता हूँ। तुम सिंगल हो, आज मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इतने में हमें दिखाते हैं कि शाओटिंग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था। शुआंग उसके पास आती है तो वो उसे कहता है कि मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकली हो। एक्चुअली चियाओ चिन वो हीरा थी जिसकी मैंने इतने साल कदर नहीं की और अब तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इतने में उसे अपने असिस्टेंट की कॉल आती है और वो कहता है कि जिसको आपने किडनैप करने को बोला था वो हमें मिल चुका है। ये सुनते ही शाओटिंग बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंचता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली चियाओ चिन का भाई था जो कि फोर्सेस में था और उसके बाद वो मिसिंग हो चुका था। अब उन्होंने किसी तरह से उसे ढूंढ निकाला है। एक्चुअली बॉर्डर पर वो कुछ टेररिस्ट के हाथों लग गया था और वहाँ पर वो उससे मजदूरी कराते थे, इसलिए उस बेचारे की इतनी बुरी हालत थी, वो अपनी एज से 10 साल बड़ा दिखता था। और फिर एक ही जगह पर रहकर जहाँ पर 10 साल उसे कोई भी साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट नहीं मिला था और इसी वजह से वो साइकी का पेशेंट भी हो चुका था। और शाओटिंग को ऐसा ही तो पर्सन चाहिए था। वो जैसे उसे होश में लाता है तो पहले अपनी तारीफें करता है और कहता है कि मैंने आपको ढूंढ निकाला, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपकी सिस्टर का हस्बैंड हूँ। उसे बताता है कि मैं कितना रिच हूँ, कितना डैशिंग हूँ और चियाओ चिन मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन साथ ही अपनी दुख भरी स्टोरी भी सुनाने लगता है। कहता है कि मैंने तो आपको ढूंढ निकाला, उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मानता हूँ लेकिन वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, वो भी इस पर्सन की वजह से। उसे बाई जी की फोटोज दिखाता है और कहता है कि हमारी फैमिली को तोड़ना चाहता है। आपको तो पता होगा कि फैमिली की कदर क्या होती है, आप तो इतने अरसे फैमिली से बाहर रहे हैं। ये सुनते ही वो पर्सन जो पहले ही साइकी का पेशेंट था उसके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव आने लगता है। वो सोचता है कि मैं अपनी बहन का घर बचाऊंगा और मैं इस पर्सन को खत्म ही कर दूंगा। शाओटिंग उसे कहता है कि मैं इसे आप तक पहुंचाने का इंतजाम कर देता हूँ। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि बाई जी को भी अपने असिस्टेंट की कॉल आती है। वो कहता है कि हम जैसे ही चियाओ चिन के भाई को रेस्क्यू करके वहां से यहाँ तक लेकर आ रहे थे, एक जगह पर सिक्योरिटी काम थी, हम पर गुंडों ने हमला किया और उसे हमसे किडनैप करके ले गए। हमें पता नहीं है कि किसका काम हो सकता है, लेकिन वो लोकल ही गुंडे दिखाई दे रहे थे जो कि किसी के पैसे देने पर काम कर रहे थे। भाई ये कहता है कि किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि चियाओ चिन के भाई को कौन सा दूसरा पर्सन चाहता है, वो शाओटिंग के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। अब उसका प्रपोजल चियाओ चिन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था और यहाँ पर वो उसे कैरी करता हुआ हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रहा होता है कि यहीं पर ही भैया भी पहुंच जाता है और वो उन दोनों को इस तरह से इकट्ठे देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शाओटिंग की हर बात सच थी। वो उनका खामोशी से पीछा करता रहता है और वो बस मुनासिब टाइम की तलाश में था कि जब उसे मौका मिले वो बाई जी को खत्म कर दे। अब एक दफा वो देखता है तो बाई जी अकेला था उस टाइम पर चियाओ चिन के साथ। जब भी चियाओ चिन उसके साथ होती थी तो अपना प्राइवेट टाइम बिताने के लिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को इधर उधर भेज दिया करता था और बस ऐसे ही मौके की तलाश थी ब्रदर को भी। वो देखता है जैसे ही बाई जी को तो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये खंजर बाई जी को ज्यादा डीप नहीं लगा था, उसके दिल के करीब नहीं पहुंचा था। वो इस खंजर को बाहर निकालता है। वो बहुत बहादुर था, इस तरह की बहुत सी चोटें उसे पहले भी लगी हुई थी। वो ये खंजर अपने हाथ में पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे खत्म करना चाहते थे। उसकी पर्सनैलिटी इतनी रोब वाली होती थी, वो जब किसी से डरता नहीं था तो उसका ओपोनेंट हमेशा उसे डर जाया करता था और वो तो वैसे ही बेचारा पेशेंट था। वो उसके हाथ में खंजर देखता है तो कांपने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसके हाथ पर एक टैटू देखती है तो चियाओ चिन उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि तो मेरा अपना भाई है, प्लीज रुक जाओ, इसे कुछ ना कहना। और बाई जी भी एक दफा डर जाता है, वो तो बस इस पर हमला करने ही वाला था, थैंक्स गॉड उसने नहीं किया। और फिर इतने में वो बहन भाई जैसे ही बात कर रहे होते हैं, बाई जी की ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उसके बाद वो कोलैप्स कर जाता है।
वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा तो डॉक्टर कहता है कि थैंक्स गॉड इसके किसी वाइटल ऑर्गन को खंजर ने नहीं छुआ था और इसको बस आप वाइप कर देना, लेकिन इस जख्म को गीला नहीं होने देना। और साथ ही साथ वो चियाओ चिन को उसकी वाइफ कह रहा था। इस बात पर चियाओ चिन काफी शर्माती और बाईजी तो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे पानी पीना है। चियाओ चिन उसे गिलास पकड़ाना चाहती थी, लेकिन वो कहता है मुझे कमजोरी हो रही है, मैं गिलास नहीं पकड़ सकता। वो चियाओ चिन के हाथ से पानी पीना चाहता था। इतने में वो थोड़ा सा पानी अपनी शर्ट पर गिरा देता है और फिर उसके बाद उसे शर्ट भी उतारनी पड़ती है। अब चियाओ चिन उसकी बॉडी को वाइप करती है। ये सारा कुछ वो एंजॉय कर रहा था। वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था और बस उसके साथ थोड़ी बहुत शरारतें करना वो जारी रखता है। इतने में उसका भैया भी वहां पर आ जाता है। वो आते ही बाईजी से सॉरी करता है और कहता है कि मुझे सारा कुछ चियाओ चिन ने बता दिया है, रियलिटी क्या है। उसे जैसे ही पता चलता है कि शाओ तिंग ने उसे मैनिपुलेट किया था और एक्चुअली वो डिवोर्स के ही काबिल है। उसने उसकी सिस्टर की कभी इज्जत नहीं की और ना ही उसे प्यार दिया है। तो वो सोचने लगता है कि मैं कितना पागल हूँ, मैं उसके हाथों यूज होने वाला था। लेकिन बाईजी उसे यहाँ पर माफ कर देता है और कहता है कि आपकी सिस्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आपको माफ करता हूँ और उन लोगों का क्या करना है ये आप मुझ पर छोड़ दें। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि बाईजी अपने हाथ में चाकू लिए बैठा है और उसके सामने सारे लोग नील डाउन करके बैठे कांप रहे होते हैं। वो शाओ तिंग से कहता है कि मुझे जिंदा देखकर तुम सैड हो गए हो ना, मुझे बताओ मुझे मारना क्यों चाहते थे। शाओ तिंग उसे सच सच बता देता है। कहता है कि मुझे अब चियाओ चिन की कदर हुई है, मैं उसे डिवोर्स कभी भी देना नहीं चाहता था और ये सिर्फ आपकी वजह से मुझसे डिवोर्स ले रही थी। मुझे लगा था कि आप खत्म हो जाएंगे, मैं उसे बहलाकर किसी तरह से अपने पास वापस ले आऊंगा। और फिर उसके बाद नील डाउन होकर शाओ तिंग चियाओ चिन से भी माफी मांगता है, उसके पैर पकड़ता है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता। वो कहती है कि बहुत देर हो चुकी, अब मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन है और वो बाईजी है। वैसे भी अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं रहे, बेशक तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था, लेकिन कोर्ट की टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अब टाइम अप हो चुका है, मेरी वैसे भी तुमसे डिवोर्स हो चुकी है। और इसके बाद वो बाईजी का थैंक्स करती है कि इन लोगों ने हमेशा मुझे एक टिश्यू पेपर की तरह से यूज करके साइड पर फेंक दिया था, लेकिन आप हैं जिन्होंने मुझे रियल में रिस्पेक्ट दी और आज मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। और वो उसे शादी के लिए यस कर देती है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो सारे लोग चियाओ चिन के पेरेंट्स की कब्र पर जाते हैं और उसके सामने वो उनको बताते हैं कि हम लोग हमेशा एक हैप्पी फैमिली की तरह से रहेंगे। और इसके साथ ही चियाओ चिन उनसे बाईजी का इंट्रोडक्शन भी कराती है। कहती है कि एक दफा पहले भी यहाँ पर आया था, लेकिन आज आपको ऑफिशियली अनाउंस कर देती हूँ कि अब मेरा हस्बैंड बन चुका है, हमने अपनी मैरिज रजिस्टर करा ली है और मैं इसके साथ बहुत। फाइनली इतना कुछ सहने के बाद चियाओ चिन को अपनी लाइफ में ट्रू लव मिल चुका था, जो उसे लव के साथ साथ रिस्पेक्ट भी देता था। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।